हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 133 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये पीडीएफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ स्क्रॉल किया जाएगा। ना केवल इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे बल्कि उनके आंसर भी मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम में भी जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इस वीडियो को या इस पीडीएफ को आप सैम्पल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी कह सकते हैं या फिर इसे आप गैस पेपर भी कह सकते हैं। इसे आप कुछ भी समझें, लेकिन इसका उद्देश्य आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवाना है। ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जिन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, उनके पास बुक भी नहीं है, कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो आपके पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए ये पीडीएफ काफ़ी होगा। तो इस पीडीएफ का जो सेट है, देखिए सेम उसी तरह से बनाया गया है जैसे आपका एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है आपका, 100 मार्क्स का होता है और इस सैम्पल पेपर में हम आपको 3 सेट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, 3 सेट मिलेगा आपको। आप चाहें तो इसके पीडीएफ को भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के, पीडीएफ आपको दोनों ही मीडियम में मिल जाएगी। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, रूस, इराक तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में नागरिक सैन्य संबंधों की चर्चा कीजिए। तो नागरिक सैन्य संबंध इस देश में किस प्रकार के रहे हैं, आपको एक एक करके बताना है। आप रूस के बारे में बताएंगे, फिर इराक के बारे में और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए यहाँ पे, कि संशयवादी और परिवर्तनवादियों के बीच मुख्य असहमतियाँ क्या है। देखिए यहाँ दो विचारधाराओं की बात हो रही है, एक तो संशयवादी और दूसरा परिवर्तनवादी। तो इन दोनों के बीच में असहमतियां थी, यानी एक दूसरे के विचारों से ये सहमत नहीं थे। तो ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से ये असहमत थे, इसको भी आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसका पूरा आंसर आप देखते चलिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इन क्वेश्चंस को नोट करके आपके पास अगर बुक हो तो बुक के थ्रू भी आप स्टडी कर पाएंगे। जिनके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल ना हो वो इस पीडीएफ को ही परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय क्षेत्र का विकास विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, टिप्पणी करें। देखिए यहाँ पे आपको एक सेंटेंस पूरा दिया गया है और इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है, यानी बतानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विशेष क्षेत्र है, उसका विकास एक ऐतिहासिक अवधि के दौरान हुआ। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र और जो इसका विषय वस्तु है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, एक ऐतिहासिक तरीके से, यानी अचानक से इसका कोई विकास नहीं हुआ, क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ है। इसी क्रमबद्ध को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, ईयर वाइज इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, एफपीटीपी व्यवस्था के कुछ लाभों को सूचीबद्ध करें। तो ये एफपीटीपी क्या है और इसके क्या लाभ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका जो संबंध है ये आपके चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार की ये प्रणाली है और इसके क्या लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं यहाँ पे, दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्यों करती है। दबाव समूह द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली दबाव की युक्तियों में विस्तार से लिखें। तो देखिए पहले तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दबाव समूह क्या होता है और ये दबाव समूह जो होता है कैसे दबाव डालने का प्रयास करती है, क्या क्या तरीकों से। तो देखिए लोकतंत्र में दबाव समूह का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। दबाव समूह में हम देखें तो आजकल जो है इसमें आप एनजीओज़ को रख सकते हैं, मीडिया को रख सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रख सकते हैं।
तो ये सरकार पे दबाव डालने का प्रयास करती है। हालांकि अब ये उचित और अनुचित दोनों ही तरह के मांगों को लेकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर सकती है, आंदोलन कर सकती है और अपने मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पे दबाव डाल सकती है। तो इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस का आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसको आप शॉर्ट करके भी लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रयोगात्मक विधि के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। प्रयोगात्मक जो विधि है इसके आपको गुण और दोष दोनों के बारे में ही बताना है कि इसके क्या गुण हैं और क्या दोष है। तो देखिए इसमें गुण आप लिख सकते हैं, समय की बचत होती है इसमें, अधिक प्रामाणिकता, भविष्यवाणी, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, विशुद्ध परिणाम। और इसके दोष में भी लिख सकते हैं आप कुछ कि प्रयोगात्मक विधि में घटकों या चरों पर नियंत्रण किया जाता है, घटकों में नियंत्रण के कारण शोध निष्क्रिय वास्तविकता से दूर होते हैं। यानी इसमें जो इसके दोष क्या हैं कि जो वास्तविकता है उससे दूर होता है, इसका रिजल्ट जो है एक्यूरेट नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो आपसे पूछ रहा है, राज्य और राष्ट्रीय के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। राज्य क्या है और राष्ट्रीय क्या है, इसके बीच में आपको डेफिनेशन बताना है। तो इसे भी आप ध्यानपूर्वक देख ले। इसमें आप एक कॉमन परिभाषा देंगे और उसके बाद जो विद्वान है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान के, उनकी इस बारे में क्या राय है उसको अगर आप हाईलाइट करके लिखते हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, उदाहरण दीजिए। यहाँ आपको एकात्मक व्यवस्था के बारे में बताना है। तो एकात्मक सरकार अगर हम देखें तो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी, इटली और चीन में एकात्मक प्रणाली देखने को मिलती है। एकात्मक प्रणाली से तात्पर्य है कि यहाँ पे किसी एक ही दल का शासन होता है। यहाँ एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं होते। जैसे कि हम चीन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो साल दर साल वही बनते रहता है, किसी अन्य पार्टी का कोई सदस्य नहीं होता और ना ही कोई नया चेहरा आता है। तो इसे आप एकात्मक प्रणाली के रूप में समझ सकते हैं। इसको आप विस्तार पूर्वक ध्यान से पढ़ लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे किस बारे में पूछा जा सकता है इस एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है आपका, अधिनायक तंत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अधिनायक तंत्र से आशय एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के उस शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेता है और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अधिनायक तंत्र क्या होता है, जिसमें केवल एक व्यक्ति, ठीक है, अब सत्ता प्राप्त करता है और कैसे करता है, ये बलपूर्वक प्राप्त करता है। तो ये तो सत्ता जो होगी निरंकुश होगी, अलोकतांत्रिक होगी। इसमें देखेंगे तो व्यवस्थाएं नहीं होंगी सही, ना ही इसमें लोकतंत्र की बात होगी, ना स्वतंत्रता की होगी, ना समानता होगा, ना न्याय होगा। क्यों? क्योंकि ये अधिनायक तंत्र है, यानी एक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक शासन किया जा रहा है और वो आम जनता की इच्छाओं का दमन करेगा और केवल वही कार्य करेगा जो उसके हित में होगा। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, और पूछ सकता है आपसे नए सामाजिक आंदोलन के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि राजनीतिक दलों की विचारात्मक संगठनों, संघों और क्लबों के बारे में। तो ये आप इसे अच्छे से देख लेंगे। अब इसका पार्ट 2 भी हम स्क्रॉल कर देते हैं, PDF परचेज करेंगे तो सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।